गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योति गुड मॉर्निंग। रोहित गुड मॉर्निंग। अजीत गुड मॉर्निंग। इंद्रजीत गुड मॉर्निंग। अंजनी गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको। मोहित, मुनमुन, कोमल, सबको गुड मॉर्निंग। नमस्कार सबको। जय हिंद सबको। और मेरे ओर से सबको शुभकामनाएं भी है। प्रियंका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। रीवा गुड मॉर्निंग। और सभी लोग लगातार अध्ययन भी करते होंगे। पल्लवी गुड मॉर्निंग। तो आइए बच्चों, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप बताइए कि पिछले क्लास में हम लोग कहां तक अध्ययन किए थे। पिछले क्लास में हम लोग कहां तक पढ़े थे, कृपया मुझे बताइए। और कहां से शुरू करना था। कार्यक्रम हो चुका था, यानी हमें याद है। ओके ठीक है। हम लोग का विषय था असहयोग आंदोलन। ठीक है। आप सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड पर जो हम लिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले नेतृत्व। ठीक है। इसके बाद सामाजिक आधार। इसके बाद इस आंदोलन का स्वरूप। और इसके बाद इसका समीक्षा। इसका समीक्षा। और लास्ट में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में इस टॉपिक से क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्लियर है, जो हम लिख रहे हैं स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बोलिए। बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट्स ओके, राइट। ठीक है। दरअसल मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रयोग कर रहा था कि आप सभी को और कैसे अच्छा दिखाई दे। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है।
जहां तक नेतृत्व का प्रश्न है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का यह पहला आंदोलन था जिसमें आंदोलन के शीर्ष पर एक नेतृत्व पहले से विद्यमान था। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा असहयोग आंदोलन का नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 कार्य पद्धति, नंबर 3 कार्यक्रम, नंबर 4 इसका समय। समय का मतलब इस आंदोलन को प्रारंभ कब किया जाएगा, इस आंदोलन को प्रारंभ कब किया जाएगा, और इसके बाद इस आंदोलन को समाप्त कब किया जाएगा। यानी इसका बिगिनिंग कब होगा, इसका एंड कब होगा। इन दोनों का निर्धारण गांधी ने किया। इसके बाद स्थान, असहयोग आंदोलन कहां से शुरू किया जाएगा, इसके बाद इसमें किसका क्या काम होगा, किसका क्या काम होगा, किसका क्या काम होगा, इन सभी का निर्धारण गांधी ने स्वयं किया था। इसमें किसी नेता का हस्तक्षेप नहीं था। जैसा कि हमने आपको बताया कि सितंबर 1920 में जब कलकत्ता में और दिसंबर 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि देखो भाई, मैं पहली बार भारत में एक नवीन आंदोलन का प्रस्ताव लेकर इस अधिवेशन के सामने प्रस्तुत हुआ हूं, और मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि आप लोग हमें साथ देंगे, हमारे प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करेंगे, तो 1 साल के अंदर हम स्वराज्य आपको प्रदान करेंगे। इट वॉज सेड बाय गांधी जी। इस बात को गांधी ने कहा, और यही कारण है कि कांग्रेस ने गांधी को समय दिया कि ठीक, हम सब आपके साथ हैं, हम देखते हैं कि 1 साल के अंदर आप स्वराज्य कैसे प्रदान करेंगे। बच्चों, जब भी परीक्षा में आप लिखेंगे या इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन में नेतृत्व का स्वरूप कैसा था, तो आप यही बताएंगे कि सर, यह पहला आंदोलन था जिसका उद्देश्य, जिसका कार्य पद्धति, जिसका कार्यक्रम, जिसका समय, जिसका स्थान और किसका क्या काम होगा, सब गांधी ने स्वयं अपने कलम से निर्धारण किया। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह गांधी का अपना दिमाग का उपज था। यह पूरा व्यवस्था गांधी का देन। इसके पहले
हमें ऐसा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नजर नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसको आप लिख लीजिए, इसे आप लिख लीजिए, लिखिए लिखिए, मैं बोलता हूं, लिखिए। उल्लेखनीय है कि असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा पहला आंदोलन था या ऐसा पहला आंदोलन है ही लिखिए, प्रेजेंट टेंस में चलने दीजिए। ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें नेतृत्व पूरी तरह से परिभाषित थी, जिसमें नेतृत्व पूरी तरह से परिभाषित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य कार्य पद्धति, कार्यक्रम, समय, स्थान तथा आंदोलन में भागीदारी एवं उत्तरदायित्व स्वयं गांधी के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है कि जब 5 फरवरी 1922 को, ये बहुत बड़ा पॉइंट है प्रियंका, ये एविडेंस है इस बात का, जब 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत में किसानों के जुलूस पर सिपाहियों ने गोलियां चलाया, तो किसानों के आक्रोशित भीड़ ने थाने में आग लगा दिया, उस थाने में आग लगा दिया जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, और गांधी जी इस हिंसा को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं का विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन को तत्काल निलंबित कर दिया। असहयोग आंदोलन को तत्काल निलंबित कर दिया, फुल स्टॉप। बच्चों, ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। अब सोचिए आप,
कि यहां पर एक व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है कि हम आंदोलन को नहीं चलाएंगे, जबकि मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था कि गांधी जी आप आंदोलन को चलते रहने दीजिए। चौरी चौरा, स्थान का नाम है चौरी चौरा, संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा। सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था, सुनिए ध्यान से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। अबुल कलाम आजाद ने भी विरोध किया था कि गांधी जी आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन गांधी किसी को नहीं सुनते और कहते हैं कि नहीं, चूंकि इस आंदोलन का सूत्रधार मैं हूं, इसका पूरा कार्य पद्धति कार्यक्रम को मैंने बनाया है और मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा संचालित किसी आंदोलन में हिंसा का सहारा लिया जाए। मैं पहले आप सभी को बताया हूं कि मेरा यह आंदोलन अहिंसक होगा, सत्याग्रह के माध्यम से होगा। और चूंकि चौरी चौरा में जो घटना घटी है उसके द्वारा मेरे सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मैं इस आंदोलन को अब आगे नहीं बढ़ा सकता। सोचिए, पूरा कांग्रेस उनका विरोध कर रहा था, गांधी किसी को नहीं सुनते। इट शोज, यह संकेत देता है, मुनमुन यह संकेत देता है कि पूरा आंदोलन का बागडोर, कमान एक आदमी के हाथ में था जो तुरंत उसे खींच लेता है कि हम इसे आगे नहीं बढ़े। परीक्षा में जब भी लिखिए तो मैंने शुरू से कहा है कि साक्ष्य जरूर दीजिए, क्योंकि यदि आप साक्ष्य देते हैं तो बच्चों आपका उत्तर अकाट्य हो जाता है, उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। कारण साबूत है भैया। देखो जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि थोड़ा मैं समय ले रहा हूं, लेकिन इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका परिणाम आपको मिलेगा। तब आप अनुभव करेंगे कि सर ने थोड़ा विलंब तो किया, थोड़ा समय तो लिया, लेकिन सटीक काम हुआ है, काम सटीक हुआ है। जीवन में इतिहास दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं दावा करता हूं कि जीवन में फिर आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि आप कहानी को ढंग से सुनते हैं और मेरे द्वारा दिए गए प्रश्नों को लिखते हैं। बच्चों आप देख रहे हो हिंदी माध्यम का रिजल्ट कितना खराब हो रहा है। सोचिए, आज कोई जनरल कैंडिडेट आईएएस आईपीएस नहीं बन पा रहा है हिंदी माध्यम का। क्यों? थोड़ा हम जल्दीबाजी दिखाते, हम चाहते हैं पूरा खाना खा जाए। अरे खाना पचना भी चाहिए, इसलिए हो सकता है कि 10 दिन ज्यादा हो जाए, 10 दिन ज्यादा हो जाए, 15 दिन ज्यादा हो, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपका कोर्स को मैं समय से समाप्त करूं, इसके लिए निश्चित रहिए, क्योंकि मैं भी बंधा हूं। मुझे भी चाणक्य के जो प्रावधान है उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक और नया चीज लेता हूं, यहां पर एक नया चीज लेता हूं जो मैंने बोर्ड पर शो नहीं किया है। एक क्या, दो नया चीज लेता हूं, दो, जिसको हमने बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं किया है। और वो क्या है, देखिए ध्यान से। इसमें पहला मेरा है, एक नया पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के वापसी पर कांग्रेस के
नेताओं का कथन, असहयोग आंदोलन के वापसी पर कांग्रेस के नेताओं का कथन, यानी कांग्रेस के नेताओं ने गांधी पर अपना गुस्सा कैसे व्यक्त, अपना क्रोध को कैसे व्यक्त किया। वे लोग नाराज थे, गांधी से नाराज थे, ये पागल हो गया है, ऐसा काम क्यों कर रहा है, इतना मजबूत भागीदारी दिख रही, पूरे हिंदुस्तान में यह आंदोलन चल रहा है और ये पागल जब आंदोलन अपने चरम अवस्था पर है, आंदोलन जब अपनी पराकाष्ठा पर है और ये आदमी वापस करने की बात कर रहा है। सबसे पहला कथन है पंडित मोतीलाल नेहरू का। पंडित मोतीलाल नेहरू का सबसे पहला कथन। दूसरा कथन है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का दूसरा कथन है। और तीसरा कथन है अबुल कलाम आजाद का। अबुल कलाम आजाद का तीसरा कथन है। रोहित ध्यान देना बच्चा, जब परीक्षा में आप अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए, साबित करने के लिए, जब आप उस समय के समकालीन कांग्रेस के बड़े नेताओं का वक्तव्य को परीक्षा में लिख देते हैं तो आपका उत्तर में 4 चांद लग जाते और सुंदर हो जाता है कि अच्छा, बच्चा ने उस समय के कांग्रेस के बड़े नेताओं का वक्तव्य लिखा है, अपनी बातों को जस्टिफाई कर। तो लिखिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, इन तीनों को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। तो सबसे पहला कथन लिखिए, व्हाट वाज सेड बाय मोतीलाल नेहरू। राइट डाउन, सिंगल में लिखना है, देखो ऐसे लिखो, राइट फास्ट, नहीं तो मैं कट कर दूंगा। ध्यान देना, यदि आप मेरे साथ नहीं दौड़ेंगे तो मैटर में मैं कट कर दूंगा, ध्यान रखना। चलो लिखो, यदि हिमालय पर्वत, यदि हिमालय के एक गांव में हिंसा हो ही गया, यदि हिमालय के एक गांव में हिंसा हो ही गया तो इसकी सजा, तो इसकी पनिशमेंट, इसकी सजा कन्याकुमारी के एक गांव को क्यों मिलना चाहिए? तो इसकी सजा कन्याकुमारी के एक गांव को क्यों मिलना चाहिए? इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दीजिए। दूसरा देखिए, सुभाष चंद्र बोस, ये क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, जब लोगों का ब्रिटिश विरोधी चेतना, जब लोगों का ब्रिटिश विरोधी चेतना अपनी पराकाष्ठा पर है, अपनी पराकाष्ठा पर है, तो उस समय
आंदोलन को वापस करना। तो उस समय आंदोलन को वापस करना एक राष्ट्रीय संकट है, एक राष्ट्रीय संकट है, एक राष्ट्रीय संकट है। क्लोज कर दीजिए, इनवर्टेड कॉमा को क्लोज कर दीजिए। तीसरा, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद डैश दे करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। लिखिए, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी एक महान भूल है, एक महान भूल है, ए ग्रेट ब्लंडर, एक महान भूल है। क्लोज कर दीजिए। राइट, अब ध्यान रखना है आपको, जो पहले दो स्टेटमेंट है, जो पहले का दो स्टेटमेंट है, एक मोतीलाल का और दूसरा सुभाष चंद्र बोस का, ये दोनों कभी भी यूपीएससी में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन दोनों कथन के बगल में साइड में आप एक चिन्ह बना दीजिए, ऐसे ऐसे बना दीजिए, मतलब ये दोनों प्रश्न है, ये दोनों क्या है, प्रश्न है। राइट, अब अगला पॉइंट लिखिए, नया पॉइंट है, असहयोग आंदोलन का विस्तार, का विस्तार तथा लोगों की प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया, असहयोग आंदोलन का विस्तार तथा लोगों की प्रतिक्रिया, तथा लोगों की प्रतिक्रिया, एक्सपेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड रिएक्शन ऑफ पीपल, रिएक्शन ऑफ पीपल, रिएक्शन ऑफ पीपल। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, असहयोग आंदोलन एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। असहयोग आंदोलन एक राष्ट्रीय, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें भारत के समस्त क्षेत्रों का, जिसमें भारत के समस्त क्षेत्रों का, समस्त क्षेत्रों का भागीदारी थी, समस्त क्षेत्रों का भागीदारी थी, तथा इसमें जन भागीदारी भी
इसमें जन भागीदारी भी अखिल भारतीय था। इसमें जन भागीदारी भी अखिल भारतीय था। जैसे नंबर 1, पहला पॉइंट, नंबर 1, संयुक्त प्रांत में अवध किसान सभा के नेतृत्व में, अवध किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने अपनी भागीदारी दी। किसानों ने अपनी भागीदारी दी। वहीं केरल में स्थित मालाबार में भी मोपला किसान आंदोलन चलाया गया। मोपला किसान आंदोलन चलाया गया। मोपला किसान आंदोलन भी हुआ। ऐसे मोपला किसान आंदोलन भी हुआ। अरे सर, आवाज गई। जिसमें ब्रिटिश समर्थित, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जिसमें ब्रिटिश समर्थित जमींदारों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। पॉइंट दूसरा, असम में चाय बागानों में काम करने वाले, असम में चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने भी गांधीवादी आंदोलन के समर्थन में हड़ताल किया। समर्थन में हड़ताल किया। नंबर तीसरा, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के द्वारा
पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के द्वारा गुरुद्वारों पर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के द्वारा गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा को समाप्त करने के लिए, भ्रष्ट महंतों के कब्जा को समाप्त करने के लिए सिखों के द्वारा अकाली आंदोलन चलाया गया। जिसको गांधी ने समर्थन किया, जिसको गांधी का नैतिक समर्थन प्राप्त था, ऐसे जिसको गांधी का नैतिक समर्थन प्राप्त था, जिसको गांधी का नैतिक समर्थन प्राप्त था। नेक्स्ट, खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं ने भी असहयोग आंदोलन में बड़ी भागीदारी दी। अगला पॉइंट, इस आंदोलन में छात्रों के द्वारा भी, महिलाओं के द्वारा भी बड़ी भागीदारी दिया गया। लास्ट पॉइंट, इसमें भारतीय पूंजीपति वर्ग ने भी थोड़ा ही सही गांधी को समर्थन दिया। लास्ट पॉइंट है, अगला लीजिएगा, अगला लास्ट पॉइंट है। यहां तक भारत में देशी रियासतों के अंदर भी वहां के राजाओं के उदासीनता के बावजूद
लोगों के द्वारा कांग्रेस के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में गांधी के द्वारा प्रतिपादित, गांधी के द्वारा प्रतिपादित कार्यक्रम में भाग लिया गया। गांधी के द्वारा प्रतिपादित कार्यक्रम में भाग लिया गया। फुल स्टॉप। बच्चों, आप देख सकते हो कि जमींदारों को छोड़ दो, केवल जमींदारों को छोड़ दो और हिंदुस्तान के जो देशी राजा थे, जिनका साठ गांठ ब्रिटिश सरकार के साथ थी, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा हिंदुस्तान गांधी के द्वारा संचालित इस अखिल भारतीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। और यह पहली बार हुआ था जब पूरा हिंदुस्तान जाग गया था। ब्रिटिश सरकार को भी लगा कि साउथ अफ्रीका से आने वाला व्यक्ति जनवरी 1915 में आता है और 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर कैसे इतना बड़ा जन भागीदारी, भौगोलिक विस्तार के आधार पर एक अखिल भारतीय आंदोलन को जन्म दे दिया, जिस काम को कांग्रेस दिसंबर 1885 से लेकर आज तक नहीं कर पाई, उस काम को यह बंदा केवल 5 साल में करके दिखला। व्हाट मैन ही वॉज। सोचिए, गांधी वॉज ए मिराकल, गांधी वॉज ए वंडर। और यही कारण है बच्चों कि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया कि आने वाला जनरेशन यह विश्वास नहीं करेगा कि गांधी कोई हाड़ और मांस का व्यक्ति है। कमिंग जनरेशन would not believe that Gandhi was a man of blood and flesh. Blood and flesh. आइंस्टाइन ने ऐसे नहीं कहा। देखा होगा, कुछ परसीव किया होगा, कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा, तब जाकर कहता है। कोई वो आज का नेता नहीं है, कांग्रेस का और बीजेपी का नेता नहीं है, कुछ बोल दिया। वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा दिमाग रखता है। तो चलिए आपको एक और नया पॉइंट में देने जा रहा हूं, जिसका हमने बोर्ड पर डिस्प्ले नहीं किया। और वह पॉइंट मेरा होगा
समय बच्चों हेडिंग है असहयोग आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का नीतियां क्या थी, उसका व्यवहार क्या था। असहयोग आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी या उसका व्यवहार क्या था। उस समय हिंदुस्तान का जो वायसराय था वह था लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल 1921 से 1926 था। और इसके द्वारा इस आंदोलन के प्रति जो प्रतिक्रिया था वह दमन करने की प्रतिक्रिया था, दमन करने का उद्देश्य था, दमन करने का व्यवहार था। यानी आंदोलन को कुचल दिया जाए, सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो लिखिए जरा, बस एक लाइन में लिखना है, लिखिए। फरवरी 1922 में चौरी चौरा के हिंसा के बाद मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार किया गया और 6 साल की सजा सुनाई गई, हालांकि स्वास्थ्य के आधार पर, हेल्थ रीजन के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर 1924 में गांधी को रिहा कर दिया। 2 साल के बाद ही, चूंकि उनका तबीयत खराब होने लगा, गांधी को रिहा कर दिया। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इत्यादि। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। सी आर दास, मोतीलाल, जवाहरलाल इत्यादि। बच्चों, अभी मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब को लिखा है शशि थरूर ने लिखा है। उस किताब का नाम है नेहरू। उस किताब का नाम है नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। उस किताब का नाम है। यह किताब शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का आविष्कार, नेहरू। ठीक है रोहित, मैंने लिखा है किताब, देखो यहां ऊपर लिखा है नेहरू, द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, भारत का आविष्कार। इस किताब को लिखा है केरला के सांसद शशि थरूर ने लिखा है। इस किताब में लिखा है कि यह पहली बार ऐसा हुआ था असहयोग आंदोलन के दौरान
जब पिता और पुत्र एक साथ जेल में थे, एक साथ जेल में थे, मोतीलाल और जवाहरलाल। और जानते हो मोतीलाल ने क्या लिखा है? मोतीलाल ने लिखा है कि मुझे देखने के बाद दुख होता है और थोड़ा सुख भी होता है कि जिस बच्चे को हमने इतना प्यार से पाला पोसा, आज वही मेरा बच्चा जेल में जमीन पर सो रहा है। उसके लिए हमने विदेशी बेड की व्यवस्था किया था, क्या नहीं था हमारे घर में। आज वही बच्चा राष्ट्र के लिए जमीन पर सो रहा है। मीन्स द सेम नेहरू, द सेम पंडित नेहरू in course of time became undisputed leader of Indian national movement, and Gandhiji selected Nehru as his successor. गांधी ने उस नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, वही नेहरू। आज बहुत लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मैं तो नेहरू का भक्त, मैं पंडित नेहरू का भक्त हूं। मेरे पास जितना किताब हो सकता है मैं सबको मंगाया है पंडित नेहरू को जानने के लिए। देखिए, जो अच्छाई होता है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो बुराई होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। अब राहुल को लेकर के, सोनिया को लेकर के हम नेहरू का आलोचना नहीं कर सकते। ध्यान दें भाई, जब पुत्र गलत हो गया तो उसमें पिता का क्या दोष है? हमने तो संस्कार सही दिया ही। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे आराम से चीजों को सुन रहे होंगे और लिखने में आपको परेशानी भी नहीं हो रही होगी। क्या मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि आप लोग आराम से लिखते होंगे अपने घर में बैठ करके? ठीक है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में हम लोग जो ऑफलाइन क्लास होता है उसको हम लोग भूल जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में इतना आराम है। अपने घर में बैठे रहो, रजाई और कंबल ओढ़े रहो, आराम से सुनो, कान में लगा करके आराम से लिखो। कभी चाय बना लिया, कभी कॉफी बना लिया, कभी काढ़ा बना लिया, है ना, कभी किसी से बात कर लिया। इतना मजा क्लास में कहां से आए? ठीक है, राइट। तो मैं बता दूं अपना जो प्रॉब्लम, कि जब मैं जीएस का क्लास ले रहा था ऑनलाइन, तो 2-3 दिन तो मुझे बहुत ही परेशानी हुई। मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। लगातार मैं किसी से बात कर, कोई सामने भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं लगातार बोले जा रहा हूं। 4 दिन के बाद मुझे लगा कि मेरा चक्कर जो आ रहा है, पागल हो जाऊं, मैं किससे बात कर रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे मैं सेट कर, और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, राइट। तो चलिए मैं अगला पॉइंट लेता हूं। हाँ, उजाला इलाहाबाद तो आना है, इलाहाबाद आना है, अगले सप्ताह में ही आना है। अभी तो मैं क्लास दिल्ली से ले रहा हूं, और इस समय दिल्ली में बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी। ठीक है, तो अगला पॉइंट नोट कीजिए। हाँ, उजाला वो सही बोल रहे थे, हिमांशु जी सही बोल रहे थे, आना है, तुम आना भेंट करने के लिए। ठीक है, उजाला इलाहाबाद में रहूंगा तो तुम अपना जो आंसर चेक कराना होगा वो मेरे पास लेते आना। ठीक है, चलो। और तुम्हारे लिए कुछ हम यहां से कुछ विशेष भी लेते आएंगे, ले लेना। ठीक है, चलो।
अब मैं अगला पॉइंट लेता हूं। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है, क्या था पॉइंट, क्या था जरा बताइए। मैंने क्या लिखा था पहले, पहले हम लोग क्या लिख रहे थे? ये तो सब नया नया हमने जोड़ा है, कुछ इसके पहले हमने लिखा था। स्वरूप लिखिए, स्वरूप। असहयोग आंदोलन का स्वरूप। असहयोग आंदोलन का स्वरूप, इसका मतलब हुआ नेचर, इसका मतलब हुआ कैरेक्टर, इसका मतलब हुआ फीचर। ठीक है, हिंदी में इसे हम प्रकृति भी कहते हैं। इन शब्दों को मैं इसलिए लिख रहा हूं कि परीक्षा में करता क्या है कभी कभी, कि केवल शब्दों में परिवर्तन कर देता है, केवल शब्दों में परिवर्तन कर देता है। परीक्षा में जो प्रश्न होता है वही होता है। इससे कभी कभी बच्चा जो है भ्रमित हो जाता है कि क्लास में तो बताया गया था नेचर, यहां तो कैरेक्टर आ गया, यहां तो फीचर आ गया। इसलिए जरूरी है कि हम शब्दों को भी आपके सामने बताएं कि शब्दों का क्या क्या अलग अलग रूप हो सकता है, ताकि परीक्षा में आप भ्रमित न हो। तो चलिए सबसे पहला, आप पहला पॉइंट लिखिए, स्वरूप में पहला पॉइंट लिखिए। यह भारत का पहला, यह भारत का पहला अखिल अखिल भारतीय, यह भारत का पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। यह भारत का पहला अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसने कई सीमाओं को तोड़ा, जिसने कई सीमाओं को तोड़ा, जिसने कई सीमाओं को तोड़ा। जैसे पहला, जैसे पहला क्षेत्रीय सीमा, क्षेत्रीय सीमा, पहला क्षेत्रीय सीमा डैश शहरों से गांवों की ओर, गांवों की ओर विस्तार, क्षेत्रों से सॉरी शहरों से गांवों की ओर विस्तार, ये पहला सीमा हो गया। शहरों से गांवों की ओर विस्तार। आप देखोगे बच्चों कि जो उदारवादियों ने आंदोलन चलाया था, उनका आंदोलन केवल शहरों तक सीमित था, शहर से आगे नहीं बढ़ा। उग्रवादियों ने भी अपने आंदोलन में शहर और गांव जोड़ने की बात तो किया, लेकिन उनका भी आंदोलन शहरों से आगे नहीं निकल पाया। ऐसा पहली बार हुआ था कि गांधीवादी इस आंदोलन ने क्षेत्रीय सीमा का अतिक्रमण करते हुए शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में गया।
ये पहली बार हुआ, पहली बार गांव शहर से जुड़े। दूसरा दूसरा वर्गीय सीमा, वर्गीय सीमा, वर्गीय सीमा, वर्गीय सीमा डैश। इसमें इसमें मजदूर और पूंजीपति, इसमें मजदूर और पूंजीपति दोनों भाग लिए, इसमें मजदूर और पूंजीपति दोनों भाग लिए, जबकि दोनों का वर्गीय सीमा अलग अलग है, दोनों का वर्गीय हित अलग अलग। मजदूर और पूंजीपति का जो वर्गीय हित होता है वह अलग अलग होता है, लेकिन इसमें दोनों भाग लेते हैं। इसका मतलब कि दोनों के बीच में जो वर्गीय सीमा है वो टूट रही। और लिखना साथ में, इसी में साथ में किसानों ने भी भाग लिया, साथ में किसानों ने भी भाग लिया। नंबर 3, लिंग आधारित, लिंग आधारित, लिंग आधारित सीमा सीमा भी टूटा, लिंग आधारित सीमा भी टूटा। डैश, यहां डैश टूटा के बाद डैश। पुरुषों के साथ ही साथ, पुरुषों के साथ ही साथ महिलाओं की भी भागीदारी हुई, पुरुषों के साथ ही साथ महिलाओं की भी भागीदारी हुई। भागीदारी हुई। नंबर 4, धार्मिक सीमा भी टूटा, धार्मिक सीमा भी टूटा, धार्मिक सीमा भी टूटा, धार्मिक सीमा भी टूटा। डैश, हिंदू, मुस्लिम और सिख, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों ने भाग लिया, तीनों ने भाग लिया, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों ने भाग लिया। ये हम लोग का पहला पॉइंट था, और पहला पॉइंट के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आएंगे। जो पहला पॉइंट है वो मेन है, और उसके अंतर्गत इन सारे पॉइंट का परीक्षा में उल्लेख करना होगा। जब सवाल पूछेगा कि इस आंदोलन का स्वरूप क्या था, वहां पर इन बातों का उल्लेख करेंगे। अब लिखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा नया पॉइंट, स्वरूप में दूसरा नया पॉइंट। इस आंदोलन में पहली बार उद्देश्य, पहली बार उद्देश्य, कार्यक्रम, क्रिया पद्धति, परिभाषित था, परिभाषित था, परिभाषित था। यानी पहले से सब परिभाषित था, ये करना है। राइट। इस आंदोलन में रोहित, इस आंदोलन में उद्देश्य, क्रिया पद्धति तथा कार्यक्रम
पहले से परिभाषित था, पहले से परिभाषित था, ऑलरेडी डिफाइंड, ऑलरेडी वेल डिफाइंड। तीसरा पॉइंट, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में साम्राज्य का विरोध, साम्राज्य का विरोध तथा राष्ट्र का निर्माण, साम्राज्य का विरोध तथा राष्ट्र का निर्माण दोनों का अंश विद्यमान था, दोनों का अंश विद्यमान था। साम्राज्य का विरोध भी करना है और राष्ट्र का निर्माण भी करना। डैश डैश रचनात्मक और नकारात्मक कार्यक्रम के माध्यम से, रचनात्मक और नकारात्मक कार्यक्रम के माध्यम से, रचनात्मक एवं नकारात्मक कार्यक्रम के माध्यम से। नेक्स्ट नेक्स्ट इस आंदोलन में गांधी के द्वारा इस आंदोलन में गांधी के द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन 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 की पवित्रता, साधन की पवित्रता अर्थात सत्याग्रह, अर्थात सत्याग्रह पर अतिशय बल दिया, अर्थात सत्याग्रह पर अतिशय बल दिया गया। डैश चौरी चौरा की घटना के बाद, डैश चौरी चौरा के घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा कर दिया। चौरी चौरा के घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। ध्यान रखना बच्चों, आप गांधी को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि गांधी ने कहा कि गांधी ने कहा कि हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास एक बेहतर साधन के माध्यम से करना चाहिए, एक बेहतर साधन के माध्यम से करना चाहिए। यानी गांधी कहते हैं कि जो साध्य है, साध्य को कहते हैं एंड कहते हैं, साध्य को अंग्रेजी में एंड कहते हैं और साधन को हम मीन्स कहते हैं। गांधी ने कहा कि हमारा साध्य तब अच्छा माना जाएगा जब उसको प्राप्त करने का साधन अच्छा। किसी की हत्या करके, किसी के दिल को कष्ट पहुंचा करके हम यदि साध्य को प्राप्त करते हैं तो वह साध्य अस्थाई नहीं होगा, तो वह साध्य क्या होगा? अस्थाई नहीं होगा, वह स्टेबल नहीं, वह बिखर जाएगा, क्योंकि उसमें दर्द है,
उसमें लालच है, उसमें रक्तपात हुआ है, रक्तपात हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने साधे को रक्तपात के माध्यम से प्राप्त करूं। इसको कहते हैं सत्याग्रह, इसको कहते हैं सत्य और अहिंसा। और यही कारण है कि जब चौरी चौरा में घटना घटी और 22 पुलिसकर्मी मारे गए, तो गांधी को लगा कि अब हमारा जो साधन हो रहा है वह गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए हमें इसे तुरंत वापस कर देना चाहिए। और यही कारण है कि गांधी ने किसी भी नेता की बात को नहीं सुना, कहा कि नहीं, साधन सही है। किसी को मार करके हम स्वराज्य एक साल में नहीं लेना चाहते। हमें एक साल में स्वराज्य नहीं चाहिए 22 लोगों को मार करके, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल स्वराज्य प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है राष्ट्र का निर्माण करना। एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जो केवल स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि वह नैतिक होगा, वह आधुनिक सभ्यता का प्रतीक हो, जिसमें भाईचारा होगा, दुश्मनी शत्रुता को समाप्त कर दिया जाए। यदि हम लोग लगातार अंग्रेजों के सामने हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन अंग्रेजों का जो हृदय है उसमें परिवर्तन होगा और अंग्रेज प्यार से, स्नेह से हमारे स्वराज्य को हमारे हाथों में सौंप देंगे। मुझे विश्वास है, ये गांधी कहते थे। और यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार उनको सम्मान देती थी, अमेरिका उनको सम्मान करता था, फ्रांस उनको सम्मान करता था। यहां तक हिटलर, देखोगे हिटलर भी गांधी को सम्मान करता। हिटलर जैसा व्यक्ति जो इंग्लैंड का सबसे बड़ा विरोधी था, वो भी गांधी को सम्मान करता था, क्योंकि वो जानता था कि गांधी जो कहता है वही करता है। वो जानता था कि गांधी लालची नहीं है। हिटलर जानता था कि गांधी जो है नस्लवादी नहीं है, गांधी साम्राज्यवादी नहीं है। वो जानता था कि गांधी संत है, वो महात्मा है। अरे भाई, हिटलर के अंदर भी आत्मा थी, उसके अंदर भी चेतना थी। उसके साथ बुरा हुआ था, वर्साय के संधि के द्वारा जर्मनी के साथ बुरा हुआ था। वो आग में जल रहा था, अपमान की आग में जल रहा था, इसलिए वो गलत कर रहा। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है? आप बोलेंगे अगला पॉइंट क्या है? अब लिखिए समीक्षा। इंद्रजीत, आपने प्रश्न किया, एक इंद्रजीत का प्रश्न है, बहुत सामान्य प्रश्न है कि सर ये बताइए कि जो रचनात्मक कार्यक्रम है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उनका सवाल है कि जो नकारात्मक कार्यक्रम है इसका आशय क्या है, इसका क्या आशय है? इंद्रजीत, आप तो लंकेश का पुत्र हैं। आप तो लंकेश का पुत्र हैं। आपने इंद्र को जीता था। आपने इंद्र को जीता था। आपका नाम मेघनाथ है। आपको मैं क्या बता सकता, जब आपने इंद्र का विजय कर लिया तो मेरा क्या औकात। फिर भी आपको हम बताते हैं, ठीक है? इस बात को बुरा मत मानिएगा, ठीक है? ठीक है। देखिए,
जो नकारात्मक कार्यक्रम है उसके पीछे गांधी का उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार है वह भारत में इसलिए साम्राज्य बनाई है ताकि भारत का शोषण किया जाए, ताकि भारत का शोषण किया जाए। कैसे? उसका स्कूल है, उसका अदालत है, यहां से सरकार कर लेती है, यहां से सरकार कच्चा माल लेती है, यहां से सरकार बाजार प्राप्त करती है। यदि हम इन सभी का बहिष्कार करेंगे, हम सरकार के स्कूल में नहीं जाएंगे, हम सरकार के अदालत में नहीं जाएंगे, किसान सरकार को टैक्स नहीं देगा, हिंदुस्तान से कच्चा माल का आयात नहीं होगा, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के द्वारा बड़े किसान को नहीं खरीदा जाएगा। तो फिर क्या होगा कि हिंदुस्तान से जो साम्राज्य को लाभ हो रहा है, हिंदुस्तान से जो साम्राज्य को लाभ प्राप्त होता है, वह लाभ रुक जाए, यह लाभ जो है रुक जाएगा, रुक जाएगा। जब लाभ रुक जाएगा तो हिंदुस्तान का शोषण नहीं होगा, और जब हिंदुस्तान का शोषण नहीं होगा तो साम्राज्य परेशान हो जाएगी, और जब साम्राज्य परेशान हो जाएगी तो कहेगी ये लो भाई तुम शासन करो, क्योंकि अब हमें यहां कोई फायदा नहीं मिल रहा है, अब हम चलते, तो भाग जाए। यही है नकारात्मक कार्यक्रम, जिसको हमने कहा था बहिष्कार करो, सबका बहिष्कार, सरकारी कोर्ट का, सरकारी स्कूल कॉलेज का, सरकारी उपाधि का, सरकारी दरबार का, सरकारी नौकरी का, लैंड रेवेन्यू मत दो, सरकार के कानून को नहीं मानो, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसको कहते हैं नकारात्मक कार्यक्रम। इसके द्वारा साम्राज्य का ध्वंस करना था, साम्राज्य का विनाश करना, और इसके साथ रचनात्मक हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा चलाओ, नशीले पदार्थों का विरोध करो, है ना, और क्या, शिक्षा का प्रचार करो, ठीक है, अपने पंचायत के माध्यम से अपने झगड़ों का निपटारा करो, अपना स्कूल बनाओ, अपना कॉलेज बनाओ, ये सब तुम्हारा विकास हो, ये चीज, ठीक है। तो चलिए अब लिखिए सीमाएं, असहयोग आंदोलन की सीमाएं। सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है गांधी द्वारा घोषित
एक साल में स्वराज्य, ध्यान रहे, एक साल में स्वराज्य को आप सिंगल, देखो हमने डाल दिया है, ये रहा और ये रहा। एक साल में स्वराज्य का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। दूसरा, दूसरा असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद, के समाप्ति के बाद हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता भी कमजोर होने लगी, हिंदू मुस्लिम एकता भी कमजोर होने लगी। नंबर 3, कुछ इतिहासकारों ने, नंबर 3, कुछ इतिहासकारों ने गांधी के ऊपर यह भी आरोप लगाया, यह भी आरोप लगाया कि उनके द्वारा एक विदेशी, एक विदेशी मुद्दा, एक विदेशी धार्मिक मुद्दा, एक विदेशी धार्मिक मुद्दा खिलाफत, खिलाफत को सिंगल में डाल देना है। एक विदेशी धार्मिक मुद्दा खिलाफत को राजनीति से जोड़ने का, राजनीति से जोड़ने का गलत प्रयास किया गया, गलत प्रयास किया गया, गलत प्रयास किया गया। जबकि 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 प्रारंभ से ही, जबकि प्रारंभ से ही कांग्रेस धार्मिक मुद्दों को, जबकि प्रारंभ से ही कांग्रेस धार्मिक मुद्दों को अपने कार्यक्रम में, अपने कार्यक्रम में नहीं जोड़ने का, अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं करने का एक वैचारिक आधार रखा था, अपने कार्यक्रम में शामिल करने का एक वैचारिक आधार रखा था, नहीं शामिल करने का, ऐसे नहीं शामिल करने का एक वैचारिक आधार रखा था। तीसरा, तीसरा असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद, असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद एक साल में, एक साल में स्वराज्य, एक साल में स्वराज्य प्राप्त हो जाने से उत्साहित, एक साल में स्वराज्य प्राप्त होने से, हो जाने से उत्साहित, उत्साहित कुछ नौजवान भ्रमित हो गए,
अब भ्रमित हो गए, अब भ्रमित हो गए, और उनके द्वारा बम पिस्तौल का सहारा, बम पिस्तौल का सहारा लिया जाने लगा, लिया जाने लगा। जैसे 1924 में, जैसे 1924 में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत के कानपुर में, संयुक्त प्रांत के कानपुर में गठन किया गया। चंद्रशेखर आजाद भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि के द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि के द्वारा, जिसमें भगत सिंह भी जुड़े, जिसमें भगत सिंह भी जुड़ गए, जिसमें भगत सिंह भी जुड़ गए, फुल स्टॉप, पैरा बदलकर। संक्षेप में इन सीमाओं के बावजूद, इन सीमाओं के बावजूद गांधी के द्वारा संचालित, गांधी के द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन अपने पहले के सभी आंदोलनों से, अपने पहले के सभी आंदोलनों से कई स्तर पर एक मजबूत आंदोलन था, एक मजबूत आंदोलन था, जिसने पहली बार ब्रिटिश सरकार के उस पूर्वाग्रह, ब्रिटिश सरकार के उस पूर्वाग्रह को ध्वस्त कर दिया, उस पूर्वाग्रह को ध्वस्त कर दिया कि कांग्रेस केवल कुछ गिने चुने शिक्षित लोगों का संगठन है। कांग्रेस कुछ
गिने चुने लोगों का संगठन है, जैसा कि डफरिन ने कहा था, जैसा कि डफरिन ने कहा था, जैसा कि डफरिन ने कहा था, और बाद में लॉर्ड कर्जन ने, और बाद में लॉर्ड कर्जन ने एक व्यंग की शैली में, बाद में लॉर्ड कर्जन ने एक व्यंग की शैली में, एक व्यंग की शैली में इस बात को दोहराया था, इस बात को दोहराया था, पूरे स्टॉप। ओके, मुझे विश्वास है कि आप सभी बच्चे मेरे द्वारा जिन बातों का क्रमिक रूप से उल्लेख किया गया, उनको आप लोग बखूबी सुने होंगे और उसे अपने कॉपी में अंकित कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए इस विषय के ऊपर कुछ प्रश्नों को भी मैं बोलता हूं, उसको भी कृपया आप नोट कर लीजिए। लिखिए प्रश्नावली, प्रश्नावली, प्रश्नावली मीन्स क्वेश्चन। पहला प्रश्न, पहला लिखिए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन अपने अपने पहले के सभी आंदोलनों से, अपने पहले के सभी आंदोलनों से उद्देश्य, उद्देश्य, विचारधारा, क्रिया पद्धति, कार्यक्रम, सामाजिक आधार, नेतृत्व आदि के स्तर पर, आदि के स्तर पर भिन्न प्रतीत होता है, भिन्न प्रतीत होता है, भिन्न प्रतीत होता है। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, क्या आप मानते हैं कि, क्या आप मानते हैं कि असहयोग आंदोलन में साम्राज्य का ध्वंस, में साम्राज्य का ध्वंस, साम्राज्य का विनाश तथा राष्ट्र का निर्माण
के भाव विद्यमान थे, दोनों के भाव विद्यमान थे, दोनों के भाव विद्यमान थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नवीन चेतना, एक नवीन चेतना, ऊर्जा का संचार किया, का संचार किया। और चौथा प्रश्न हमने लिया है बिपिन चंद्रा से, लिया है चौथा प्रश्न, जो मैं लिखने जा रहा हूं, पहले अंग्रेजी भाषा में और इसके बाद मैं हिंदी में इसका अनुवाद करके बताऊंगा। तो आप भी पीछे से लिखिए। देखिए, ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मेरा तरीका क्या है कि मैं किताब को पढ़ता और पढ़ने के क्रम में जब कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है और मुझे लगता है कि इस सेंटेंस को हम प्रश्न बना सकते हैं, इस सेंटेंस को हम प्रश्न बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसे हम प्रश्न बना देते हैं।
और ऐसा सेंटेंस एक नया प्रश्न बन जाता है जो पहले कभी आया नहीं, और ये मेरा कॉपीराइट हो जाता है, और ये जो प्रश्न है वह मेरा कॉपीराइट हो जाता है क्योंकि इसको हमने बनाया है। पढ़िए ध्यान से। विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट is not tantamount to be betrayal. To betrayal, it is an inevitable part of strategy itself. देखिए हिंदी। असहयोग आंदोलन की वापसी, असहयोग आंदोलन की वापसी, असहयोग आंदोलन की वापसी एक विश्वासघात, एक विश्वासघात के समतुल्य नहीं था। टेंटामाउंट को हम कहते हैं, टेंटामाउंट को हिंदी में कहते हैं समतुल्य, समतुल्य कहते हैं, समतुल्य नहीं था। अगला, यह आंदोलन की, यह आंदोलन की रणनीति, यह आंदोलन की रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा था। यह आंदोलन की रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा। टिप्पणी कीजिए 150 शब्द और मार्क्स 10, 10 मार्क्स 150 वर्ड्स, और कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, यानी ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब इसको आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमने इस टॉपिक में से एक भी बिंदु को छोड़ा नहीं, हमने सबको इसमें समेट रखा है, सबको समेट दिया है। कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से लिख सकते, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक लेता हूं, जितना समय हमारे पास है अभी। अगला टॉपिक होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हम लोग का अगला टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हम पहले से इसे पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम लोग सबसे पहले कई छोटे छोटे भागों में बांटे, राइट। और इसके बाद हम सबके बारे में थोड़ा बहुत सूचना इकट्ठा करेंगे, और इस तरह से इस आंदोलन के बारे में जितनी आवश्यक सूचनाएं हो सकती है वो हमारे पास आ जाएगा, और हम पूरी कहानी को समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सुविधा के लिए इस टॉपिक को कई भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला भाग होगा इसका समय अवधि क्या है, इसका समय अवधि क्या है। दूसरा भाग होगा किसके द्वारा, तीसरा होगा कहां से,
कहां से। चौथा पॉइंट होगा मांग क्या है। मांग क्या है, इस आंदोलन का मांग क्या है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लेंगे कि सविनय अवज्ञा क्या है। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है। और दूसरा, असहयोग आंदोलन से अंतर क्या है, अंतर क्या है। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है, असहयोग आंदोलन से अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद क्रिया पद्धति, कार्यक्रम, नेतृत्व, सामाजिक आधार, स्वरूप, विस्तार, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद एक काम करते हैं हम, यहीं पर हम ले लेंगे, यहीं पर हम ले लेंगे इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसका पृष्ठभूमि क्या है, यहीं पर ले लेंगे। इसके बाद ये आएगा और लास्ट में यहां पर हम रखेंगे समीक्षा। समीक्षा हो गया और फिर प्रश्न हो गया। समीक्षा में ही सीमाएं आ जाएगी, इसमें ही सीमाएं भी आ जाएगी। समीक्षा और सीमा एक साथ। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और प्रश्न 15, यानी कुल 15 हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट हो गए, कुल 15। अमन, जो समीक्षा होगा ना बच्चा, उसी में योगदान भी आ जाएगा। समीक्षा में ही हम बता देंगे इसका योगदान क्या था। समीक्षा का मतलब ही होता है, समीक्षा का अर्थ ही होता है क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुआ, इन दोनों को मिलाते हैं तब जाकर के समीक्षा होता है। जैसे अमन, हमने कहा कि अमन का समीक्षा कीजिए, कि अमन ने जो काम किया है उसका समीक्षा कीजिए। इसका मतलब ही हुआ कि अमन ने अच्छा काम क्या किया, इसको जानिए। अमन ने बुरा काम क्या किया, इसको जानिए। और दोनों को मिला करके फिर बताइए कि अमन ने अच्छा काम किया या बुरा काम। दिस इज कॉल्ड समीक्षा, इसको ही कहते हैं समीक्षा। ठीक है, तो 15 पॉइंट आपके पास है। और सबसे सुंदर बात यह है
ये केवल 15 पॉइंट नहीं है, ये 15 प्रश्न है, ये पूरा 15 प्रश्न है, यहां से लेकर के यहां तक प्रश्न है। जहां से पूछेगा वहीं से शुरू कर देना है। इसको कहते हैं साइंटिफिक स्टडी का। रिसर्च जो होता है ना, रिसर्च ऐसे ही होता है। उसको पूरा खोल दीजिए, उसको तार तार कर दीजिए, ताकि उसमें कहीं भी संदेह न रह जाए। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, अपना समय नहीं खराब करना है। जितना है 5 मिनट है, 2 मिनट है, शुरू करते हैं। चलिए लिखिए। सबसे पहला, समय अवधि। समय अवधि लिखिए। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 से यात्रा प्रारंभ। यात्रा प्रारंभ 12 मार्च 1930 से यात्रा प्रारंभ। 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा डैश नमक कानून को तोड़ते हुए, नमक कानून को तोड़ते हुए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा डैश नमक कानून को तोड़ते हुए, नमक कानून को तोड़ते हुए। खड़ी पाई, खड़ी पाई, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एम के गांधी के द्वारा, एम के गांधी के द्वारा अपने साबरमती आश्रम, अपने साबरमती आश्रम के अनुयायियों के साथ, अनुयायियों के साथ अहमदाबाद से, अहमदाबाद से चलते हुए समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे स्थित दांडी, समुद्र के किनारे स्थित दांडी तक लगभग 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर का ऐतिहासिक यात्रा करते हुए, ऐतिहासिक यात्रा करते हुए, ऐतिहासिक यात्रा करते डैश साम्राज्य को चीरते हुए, डैश साम्राज्य को चीरते हुए, चीरना अलग कर देना, ऐसे साम्राज्य को चीरते हुए डैश, सॉरी फुल स्टॉप, साम्राज्य को चीरते हुए। अंतिम पॉइंट आज का होगा मांग। मांग, मांग क्या है?
स्वराज्य नहीं, मांग डैश लिखिए, डैश सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। स्वराज्य नहीं डैश पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य, स्वराज्य नहीं पूर्ण स्वराज्य। बच्चों आज का सेवा मेरा समाप्त हुआ और फिर हम लोग कल इसी विषय के साथ इसी समय मतलब 11:30 बजे एक बार फिर हम लोग एक दूसरे के आमने सामने होंगे, आमने सामने, ठीक है। इसलिए हम आजाद कैसे हुए उसको जानने की, तो सबको मेरे ओर से शुभकामनाएं। बढ़िया से पढ़िए, बी हैप्पी एंड डू हार्ड वर्क, बी कर्मयोगी, बी कर्मयोगी, डू योर वर्क एंड रेस्ट, लिव फॉर ऊपर वाला, मोटू पतलू का ऊपर वाला। ओके, तो चलिए सेवा समाप्त करते हैं।